हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 3 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा। तो होलोग्राफी अगर देखा जाए तो ये एक 3D इमेज होती है। तो 3D इमेज जो होती है उसी हमारा अगर देखा है पैटर्न पर होलोग्राफी होती है। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए जापान ने ये घोषणा करी है कि उसके यहाँ होलोग्राफी बैंक नोट बनेंगे। तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो जापान, और जापान अगर देखा जाए तो 3 जुलाई 2024 से इसकी शुरुआत करेगा। और जापान की जो प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियां हैं उनके जो इमेजेस होंगी वो नोटों पर डाली जाएंगी। तो इसके अंतर्गत 3 नोट हैं। तो पहला नोट अगर देखा जाए तो 10,000 येन का है। दूसरा नोट अगर देखा जाए तो दूसरा है 5,000 येन का। और तीसरा नोट अगर देखा जाए तो 1,000 येन का नोट है। और अगर हम बात करें 10,000 के नोट, तो 10,000 के नोट पर अगर देखा जाए जो जापान के पूंजीवाद के जनक हैं शिबो साबा, तो इनका अगर देखा जाए फ़ोटो होगा। तो शिबो साबा जो कि जापान में अगर देखा जाए पूंजीवाद के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने लगभग अगर देखा जाए तो 500 से भी ज़्यादा फैक्ट्रियों को अगर बात आएगी जापान में लगवाया है। तो ये पूंजीवाद के जनक हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा अगर हम बात करें 5,000 के नोट की, तो इस पर अगर देखा जाए एक महिला है ओमेको। तो ओमेको अगर देखा जाए तो ये एक शिक्षिका थी, महिला थी, तो टीचर थी। तो ये एक टीचर अगर देखा जाए शिक्षिका, इनका फ़ोटो 5,000 येन के नोट पर आएगा। और अगर हम बात करें 1,000 येन के नोट पर, तो एक टिटनेस का इलाज करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है किता सातो। तो किता सातो अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने जापान में टिटनेस का इलाज की बात कही। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो इनका जो फ़ोटो है वो 1,000 येन के नोट पर आएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि होलोग्राफी नोट, और होलोग्राफी के अंतर्गत भी जापान लॉन्च करेगा और 3 प्रकार के नोट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है। तो अगर हम बात करें वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, यानी ये बात कर रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो हिंदी में से बोलते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। अब इस संस्था का मुख्य काम ये होता है कि जो भी अगर देखा है भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद को फंडिंग करते हैं उन देशों को अगर देखा जाए चिन्हित करना और उन पर अगर देखा जाए रोक लगाना। अब इसी के अंतर्गत कुछ इसमें 4 प्रकार की सूचियों को डिवाइड किया गया है, जिसमें 4 सूचियाँ हैं, नियमित अनुवर्ती, बढ़ी हुई अनुवर्ती, ग्रे सूची और काली सूची। इसमें सबसे अच्छी जो सूची मानी जाती है वो अगर देखा जाए नियमित अनुवर्ती सूची मानी जाती है। और सबसे ख़राब अगर देखा जाए तो काली सूची मानी जाती है। अब नियमित में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो लगातार भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद को हमेशा विरोध करते हैं। तो जो विरोध करते हैं तो भारत है, तो भारत हमेशा अगर देखा इस बात का विरोध करता है, तो भारत को नियमित अनुवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सूची होती है और इसके आधार पर पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होगा, जिससे भारत में निवेश भी बढ़ेगा। और भारत अगर देखा जाए तो FATF का सदस्य जो बना था वो 2010 में भारत इसका सदस्य बना था। और अगर हम बात करें कि FATF में कि कुल अगर देखा जाए तो टोटल 24 देश शामिल हैं। और अभी रिसेंटली अगर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा तो पिछली क्लासेस में अभी ग्रे सूची से अगर देखा जाए तुर्की को निकाला गया था। और इसके अलावा पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और अगर हम बात करें जो इसकी सबसे खतरनाक सूची, यानी सबसे अगर देखा है काली सूची सबसे ख़राब है, इसके अंतर्गत अगर कोई देश आता है तो वहाँ पे निवेश काफ़ी कम हो जाता है। और इसके अंतर्गत 3 देश हैं। तो 3 देश अगर देखा जाए, एक है हमारा म्यांमार अगर देखा जाए तो म्यांमार की हालत सबसे ज़्यादा इस मामले में ख़राब है। दूसरा है ईरान, म्यांमार, और दूसरा अगर देखा जाए तो ईरान, और एक अगर देखा है किम जोंग का देश है तो वो है नॉर्थ कोरिया। ये तीनों देश काली सूची में हैं। और भारत हमेशा आतंकवाद का विरोध करता है, इसीलिए उसे नियमित अनुवर्ती में शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड बिलिंग पहल किसने लॉन्च की है? तो ये गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड बिलिंग पहल ये यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को ने अगर बात करें तो यूनेस्को ने ये साउथ कोरिया का एक समूह है जिसका नाम है पॉप समूह 17। तो ये अगर देखा जाए इसका एक समूह है कि पॉप समूह 17। इस समूह के साथ मिलकर यूनेस्को ने गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बिलिंग पहल लॉन्च किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए कि युवाओं के लिए है ये, तो युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का विकास करने हेतु। और अगर हम बात करें थोड़ी सी यूनेस्को की, तो यूनेस्को अगर देखा जाए तो यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं इसके ऑन्द्रे ओजेलो अगर देखा जाए इसके अध्यक्ष हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो ये पेरिस में स्थित है। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में टोटल अगर देखा जाए 15 अमूर्त धरोहर हैं, जिसमें से अभी रिसेंटली गरबा सबसे नवीनतम है। इसके अलावा अगर हम बात करें 42 हमारी अगर देखा जाए मूर्त धरोहर है, जिसमें हमारा अगर देखा जाए होयलेश्वर मंदिर अभी नवीनतम है। और अगर हम बात करें कि भारत की अगर देखा जाए बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो बायोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये हैं 12, जिसमें नवीनतम हमारा पन्ना रिजर्व है। और एक हमारा मिक्स है जो अगर देखा जाए तो वो है हमारा अगर देखा जाए कंचनजंगा। तो ये हमारा मिक्स में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन इसमें अगर देखा जाए IUCN, तो IUCN अगर देखा जाए इसका मुख्यालय अगर बात आती है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। और इसकी स्थापना अगर देखा जाए 1948 में हुई थी। इसके अलावा IUCN सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो अगर देखा है रेड डाटा बुक यही लॉन्च करता है। और रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों की बात कही जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड, तो इसका भी मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और अगर हम बात करें यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो करीना कपूर को बनाया गया है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? तो भारत सरकार है, तो भारत सरकार में यानी भारत में जितने भी जीव जंतु होते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, मछलियाँ हों, कोई भी से भी हो, स्तनधारी हो, या फिर अगर देखा जाए कोई से भी किसी भी प्रकार के अगर पशु पक्षी वगैरह हैं, तो उन सभी के बारे में, उन सभी जीव जंतुओं के बारे में भारत एक चेकलिस्ट बनाएगा और उसका नाम दिया है भारत ने सूची पोर्टल। तो सूची पोर्टल अब इस प्रकार का कार्य करने वाला भारत अगर देखा जाए विश्व का पहला देश है। तो भारत में जितने भी अगर देखा जाए स्पीशीज़ मिलती हैं, लगभग अगर देखा जाए भारत में 1,04,561 प्रजातियां मिलती हैं। और इसीलिए जो विश्व का लगभग 8% जैव विविधता वाला है क्षेत्र है वो भारत में है। और भारत में सबसे ज़्यादा प्रजातियां अगर कहीं मिलती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रजातियां मेघालय में मिलती हैं। लगभग 455 प्रजातियां स्तनधारियों की अगर देखा जाए मेघालय में मिलती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पूरे विश्व की जैव विविधता का लगभग 8% है और हमारे यहाँ भारत में लगभग 1,04,561 प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा स्तनधारी प्रजाति मेघालय में मिलती हैं, लगभग 455 प्रजातियाँ। और इसी के लिए सूची पोर्टल लागू किए गए और ये ऐसा करने वाला भारत अगर देखा विश्व का एकमात्र देश है। आगे है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के चेयरमैन पद पर अगर देखा जाए तो जो नियुक्त किया गया है वो श्री नेवाशुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर हम SBI की बात करें तो SBI का जो पुराना नाम था वो इम्पीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। और बाद में अगर देखा जाए ये आज़ादी से पहले इम्पीरियल बैंक था और आज़ादी के बाद अगर देखा जाए इसमें 3 बैंक हुए हमारे, बैंक ऑफ बंगाल, इसके अलावा बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मिलाकर अगर देखा जाए बैंक बना इम्पीरियल बैंक,
जो बाद में अगर देखा जाए हमारा SBI के नाम से जाना गया। तो जब ये 3 बैंक थे तो 1921 में ये इंपीरियल बैंक बने और 1900 आज़ादी के बाद 1 जुलाई 1955 को इसका नाम SBI कर दिया गया, इसीलिए 1 जुलाई को SBI डे भी मनाया जाता है। इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे, तो पूर्व चेयरमैन जो थे वो थे दिनेश खारा। तो पूर्व की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो पूर्व हमारे थे दिनेश खारा। और अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारे श्रीनिवासुलु शेट्टी अगर देखा जाए इसके हैं। और भारत का सबसे बड़ा अगर कोई बैंक है तो वो SBI बैंक ही है, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो भारत का सबसे जो वैल्यूएबल ब्रांड है तो वो हमारा अगर देखा जाए, ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा टाटा समूह, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो टाटा समूह अगर देखा जाए भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। तो टाटा अगर देखा जाए इस लिस्ट में पहले नंबर पे, दूसरे पे इन्फोसिस है, तीसरे पे HDFC है जो कि एक बैंक है, और चौथे पर हमारा LIC है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाँचवें पर, तो पाँचवें पर हमारा रिलायंस है, और अगर हम बात करें छठे पर, तो छठे पर हमारा SBI है। तो ये रैंकिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल अगर बताया गया है तो टाटा समूह को बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस, यानी ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है GST की दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो GST की अगर हम बात करें तो GST अगर देखा जाए इसके लिए हुआ था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसे अगर देखा जाए 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, और इसीलिए 1 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है GST डे, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, GST डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और पहली बार जो ये मनाया गया था फर्स्ट टाइम, तो पहली बार अगले साल यानी 2018 में मनाया गया था। और भारत में जो GST लाया गया था वो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? तो GST से संबंधित है। और संविधान में इसके लिए आर्टिकल भी जोड़ा गया है। आर्टिकल अगर देखा जाए 246A, ये अगर देखा जाए तो इसमें बात आती है GST की। और अगर हम बात करें, अगर इसमें हमारा संविधान में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 279A, और इसमें बात करता है GST काउंसिल की। तो GST काउंसिल अगर देखा जाए तो इसकी बात होती है आर्टिकल 279A में, और GST की बात होती है 246A में। और अगर हम बात करें GST, तो समवर्ती सूची पर लगने वाला ये टैक्स है। तो GST जो लगता है वो हमारा समवर्ती सूची पर लगता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए GST हमारा एक कैसा कर है? तो GST हमारा अगर देखा जाए एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सभी बातें आपको GST से रिलेटेड याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ है? तो आशा भोसले जी ये एक अगर देखा जाए फेमस संगीतकार हैं, और इनकी अगर देखा बायोग्राफी है तो ये स्वर स्वामिनी आशा, और इसका विमोचन अगर देखा जाए ये हुआ है मुंबई में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आशा भोसले जी की जीवनी का नाम है स्वर स्वामिनी, और इसका विमोचन अभी हाल ही में मुंबई में हुआ है। आगे हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिनी योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो माझी लड़की बहन योजना, यानी अगर देखा जाए कि जितनी भी लड़कियां या महिलाएं हैं तो ये सभी अगर देखा मुख्यमंत्री की बहन होंगी। और ये जो बात कही है ये अगर देखा जाए महाराष्ट्र के जो CM हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा कही गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो CM हैं एकनाथ शिंदे जी के द्वारा अगर बात आती है तो इस योजना की घोषणा की गई है। और इसमें 21 से लेकर 60 वर्ष तक की अगर देखा जाए जो महिलाएं हैं उन सभी को शामिल किया जाएगा, और उन्हें 1500 रुपये मासिक अगर देखा जाए जो मंथली है तो मंथली इन्हें सहायता मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर देखा जाए लेक लड़की योजना भी महाराष्ट्र सरकार की है, जो लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने की बात करती है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है, इसका संबंध किससे है?
तो इसका संबंध अगर देखा जाए सैरोगेसी से मदर बनने पर है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया, सैरोगेसी से माँ बनने पर। इस कंडीशन में अगर कोई भी महिला अगर किराए की कोख लेती है तो उसे बोला जाता है सैरोगेसी मदर। तो इसके लिए भी उस महिला को 6 महीने का अवकाश दिया जाएगा। तो यह घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार ने की है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात आती है सुप्रीम कोर्ट ने भी चाइल्ड केयर लीव अगर देखा जाए महिलाओं का एक मौलिक अधिकार बना दिया है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।